हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये हमारा टॉपिक है, यानी कि जो सनलाइट आ रही है हमारी एटमॉस्फेयर से होती हुई, उसका जो पैसेज जो रास्ता है किस तरीके से निकलती है, क्या क्या चीजें उसमें टकराती हैं। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो सनलाइट होती है वो 100% हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि किस तरीके से सनरेज जो है हमारी अर्थ पे आ रही है, किस तरीके से एंगल्स 90 डिग्री स्लैंट रेज किस तरीके से सारी फॉर्मेशन हो रही है। साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि अर्थ कैसी हमारी टिल्टेड होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सनलाइट है उसका रास्ता कैसे निकल कर आता है, किस तरीके से वो निकल कर आती है। तो जो स्टार्टिंग में हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था ना, कि जैसे था कि एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा फैक्टर वेरी करता है सनलाइट के लिए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अब हम इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो बुक में लिखा है, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। यानी कि जो हमारी इनकमिंग रेज आ रही है, यानी कि जो सनलाइट आ रही है उसको हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था। और जो रेडिएट होकर वापस जाती है उसको हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी क्या कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी चीज वहां से पास हो सकती है। तो एटमॉस्फेयर में से सारी की सारी सनरेज इजीली पास होती हैं। देखिए, एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे कांच का शीशा, सिंपल सी बात है, रेज आई उसमें से पास होकर रोशनी निकल जाती है। ओपेक होता है जिससे वहां से कोई चीज पास ही ना हो सके, जैसे कि दीवार। अब दीवार अगर सामने खड़ी हो गई तो सनरेज तो पास नहीं होंगी ना। तो ट्रांसपेरेंट है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे ना आप एक फोटो देखो, देखो ये सनरेज आ रही है, किस तरीके से उसमें से अलग अलग निकल कर आ रही हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, वहां से सनरेज आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी सनरेज जो है 100% सनरेज हमारे अर्थ के ऊपर नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो सनरेज है जैसे काफी सारी उसमें होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है, तो वो उसको कौन रोक के रखता है, वो रोकता है ओजोन। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, O3 हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है ना, तो वो उसको वहीं रोक लेता है, किसको, हमारी अल्ट्रावायलेट रेस को। क्यों? क्योंकि वो काफी खतरनाक होती है अगर वो हमारी अर्थ तक पड़ेगी। तो यहाँ पे ना एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे हमारे काफी सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। और हमने रिसर्च करी तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो गैसेस हमारी अवेलेबल है हमारे प्लेनेट पे, वो हर एक प्लेनेट पे तो नहीं अवेलेबल होगी। अगर हो तो हो सकता है फिर लाइफ हर एक प्लेनेट पे देखने को मिल जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि जो सनरेज अगर 100% हमारी अर्थ पे आ जाए तो उसका कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। इसीलिए जो वेजिटेशन है, जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो इन गैसेस की वजह से भी है। एटमॉस्फेयर जो उनको रोक के रख रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जब चाय पीते हैं तो छन्नी में जो चाय की पत्ती होती है, अब चाय की पत्ती नहीं गिरेगी तो चाय कैसे बनेगी, लेकिन छन्नी से हम फिर उस चाय की पत्ती को छान लेते हैं और चाय पी लेते हैं। तो क्योंकि वो पत्ती का काम तो नहीं होगा ना, वो मुंह में आएगी तो अलग लगेगा। तो ठीक उसी तरीके से सनरेज जरूरी है, जैसे चाय की पत्ती जरूरी है तभी तो चाय बनेगी, ठीक उसी तरीके से सनरेज आएंगी तभी तो एनर्जी रिलीज होगी ना हमारी अर्थ पे। फोटोसिंथेसिस, गैसेस बनेंगी सारी, जैसे कि जो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और CO2 वो ऑक्सीजन छोड़ेगा प्लांट्स। ठीक है ना, तो सारी सनलाइट से हो रही है चीजें, लेकिन सनलाइट को भी छान के एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पे भेज रहा है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितनी भी हमारी सनरेज आ रही हैं वो पहले एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, कार्बन, ये सारी चीजें उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस हीट को, उसके बाद आगे रवाना करते हैं। और अगर क्लाउड्स वगैरह की बात करूं तो वो तो वापस ही रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात होने वाली होती है तो आसमान एकदम काला काला हो जाता है, पूरा धूप बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे बादल छा जाते हैं, तो सनरेज को जो रोक देते हैं एकदम, वहां से ही रिफ्लेक्ट करके वो वापस चले जाते हैं और फिर हमारी बारिश होने लगती है। और जब पूरी बारिश खत्म हो जाती है, आसमान साफ, फिर धूप निकल आती है, फिर वो पानी वापस इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैंने आपको ये चीजें बताई कि इस तरीके से काम करता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी सनलाइट आती है और कैसे ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करके रखती हैं। अब वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये जितनी भी चीजें हैं ये एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है इन चीजों को, तभी तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो स्टेबल है ना, नहीं तो भीषण गर्मी या फिर भीषण ठंड देखने को मिलेगी हमें, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर, ओजोन एंड द अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अभी जो बताया ना मैंने आपको, जो इंफ्रारेड रेडिएशन आ गई, ये जितनी भी चीजें होती हैं जो खतरनाक हो सकती है हमारे लिए, उनको ये सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है ना। तो वैसे तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन ये बुक में अब हम सीक्वेंस से चल रहे हैं तो उसको समझते चलो आप लोग। ठीक, अब हम यहां पे आते हैं। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब हम जो पढ़ेंगे इसको,
Very small suspended particles in the troposphere scatter visible spectrum both to space and towards the earth surface. तो इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. So this process add color to the sky. तो अब कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को. So red color of the rising and the setting sun and the blue color of the sky are at the result of scattering of light within the atmosphere. अब देखो विबग्योर कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कि जो हमारी सनलाइट होती है उसके अंदर कितने सारे मिक्सचर ऑफ कलर होते हैं. स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम यानी कि जो बैंड ऑफ लाइट होता है, यानी कि वॉयलेंट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो कुछ याद आया आप लोगों को? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. तो इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ. तो जो हमारी सनलाइट होती है, देयर इज अ बैंड ऑफ लाइट. तो ये कलर हमारी सनलाइट में कब देखने को मिलता है? ऐसे डायरेक्टली तो नहीं देखने को मिलता है. ये देखने को मिलेगा जब आप लोग रेनबो वगैरह सुबह अगर आप कहीं देखो तो जैसे मान लो कहीं सनरेज पड़ रही है और वहां पे पानी का झरना निकल रहा हो, वाटरफॉल हो, इस तरीके की जगह हो, तो वहां पे आपको इस तरह की सनरेज देखने को मिलेंगी. ठीक है ना. इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी ना रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी बनाई हुई है. अगर आप वो देखना चाहो ना तो आप देख सकते हो. मैंने उसमें एक रील डाली हुई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो. तो उसमें दिखाया हुआ है कैसे एक रेनबो पूरा बन रहा है, वाटरफॉल होता हुआ गिर रहा है वहां पे. ठीक है. तो जब वो रेनबो होता है तो उसमें सारे कलर्स देखने को मिलते हैं. अब सवाल ये आता है, अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो है हम जो जिसकी बात करने जा रहे हैं कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में जितने भी मटेरियल्स हैं वो इस सनलाइट को काफी हद तक रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं, स्कैटर भी कर देते हैं. स्कैटरिंग मतलब चीजों को फैला देते हैं. तो चीजों को फैला देते हैं तो जो बैंड ऑफ कलर है यानी कि स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो बैंड ऑफ कलर है सनलाइट का, वो सारा का सारा नहीं दिखता है. अब सनलाइट में देखो कितने सारे कलर्स होते हैं, लेकिन जब सन राइज होता है और सनसेट होता है, यानी जब सूरज सुबह उगता है शाम को ढलता है, तो हमें रेडिश और ऑरेंज और थोड़ा सा येलो, बस ये तीन कलर्स की थोड़ी थोड़ी कलर देखने को मिलता है. बाकी कलर नहीं देखने को मिलते हैं. होता है ना. वो क्यों होता है? तो अब उसके बारे में मैं बात करूंगा. तो यहां पे मैं बात करूंगा, देखो जब मान लो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है. अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे करो, मेरे फेस को ले लो आप. ठीक है. अब ये सन है, मान लो यहाँ इंडिया है. ठीक है. और ये है, अब सूरज निकल रहा है, धीरे धीरे निकलेगा. तो जब ये ऐसे यहाँ पे पहुंचेगा तो हल्का हल्का कलर देखने को मिलेगा. तो होता क्या है, जो विजिबिलिटी होती है ना कलर की, ये विबग्योर जो है ना आउट ऑफ द नॉलेज है, इसमें मतलब बुक में मेंशन नहीं, बस ये मैं बता रहा हूँ इसलिए आप लोगों को. तो होता क्या है कि जो ब्लू, ग्रीन, बाकी के जो कलर्स होते हैं वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनकी विजिबिलिटी दूर तक नहीं पहुंचती है, वो आधे रास्ते तक ही वापस हो जाते हैं. लेकिन जो येलो, रेड और ऑरेंज कलर होते हैं वो हमें दिखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनकी विजिबिलिटी दूर तक होती है. तो आप जैसे गाड़ी वगैरह में देखोगे ना, तो ठंड के मौसम में जैसे लोग कभी कभार कहते हैं कि जो गाड़ी जब फॉग वगैरह पड़ती है तो वार्म येलो कलर की जो लाइट होती है वो ज्यादा अंधेरे को मतलब दूर तक उसकी विजिबिलिटी होती है. तो कलर टू वेरी भी करता है. इसलिए हमें हमेशा जब सुबह या शाम को जब सूरज ढलता है और उगता है तो हमें ज्यादातर येलो, ऑरेंज और ये रेड कलर हमें देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है ना. तो वो इसी के बारे में बात कर रहा है. द रेड कलर, ये ना, द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर द रिजल्ट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर. तो जो बाकी की जो ब्लू कलर की लाइट है वो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट करती हुई हमें इसलिए दिख जाती है. ठीक है ना. वो बाद में दिखेगी हमें. ठीक. और उसके अलावा बाकी दिस प्रोसेस ऐड कलर टू द स्काई. तो इसी की वजह से हमारी जो स्काई होती है वहां पे हमारा जो कलर है, स्काई का कोई कलर नहीं होता, वो इसीलिए वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ कलर होता है ना वो हमारे स्काई में देखने को मिलता है. सारी चीजें क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, उस कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं आसमान की तरफ. ठीक है ना. तो इसको ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसमें ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा. बस ये कलर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाह रहा था. जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो यही है कि जो सनलाइट आ रही है और वो कैसे हमारे अर्थ तक पहुंच रही है और उसके चलते हुए जितनी भी चीजें हो रही है उसमें कैसे एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा रोल है. तो एटमॉस्फेयर इसका मेन थीम है यहाँ पे कि सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ तक पहुंच रहा है और उसमें एटमॉस्फेयर क्या रोल प्ले कर रहा है. ठीक है ना. तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया. अब अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जहां पे हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझेंगे कि जो हीट आ रही है वो कितने वॉट की एनर्जी रिलीज कर रही है. ठीक है ना. तो जैसे होता है ना बल्ब होता है 1 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 100 वाट, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग अगली वीडियो से जानेंगे. तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो यही था मेरा आज का टॉपिक. और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.